वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि हमने लास्ट वीक मेटल एंड अलॉय के चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन और क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये सब हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने क्या डिस्कस करना है, कोल्ड वर्किंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो व्हाट इज़ कोल्ड वर्किंग? कोल्ड वर्किंग के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में भी इंट्रोडक्शन दिया था कि कोल्ड वर्किंग क्या है, व्हाट इज़ कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग जो है मैकेनिकल शेपिंग होती है रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे। कोल्ड वर्किंग का थोड़ा सा इंट्रो बता दें, अब यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, in the previous section it was mentioned that permanent deformation take place on the application of a sufficiently high force। हमने प्रीवियस जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मैंने बताया था लेक्चर 2 में, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर स्ट्रेस ग्रेटर देन दी यील्ड स्ट्रेस होगी तो ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो है क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी उसके अंदर। तो वो यही कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाई फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगी। प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं, ड्यू टू दी मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन अलोंग स्लिप प्लेन। और ये डिफॉर्मेशन किस तरह से होगी, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन होगी स्लिप प्लेन भी मैंने बताया था कि स्लिप प्लेन क्या बताया था, डिसलोकेशन अलोंग दी प्लेन इज कॉल्ड स्लिप प्लेन, ठीक है। तो स्लिप प्लेन के अलोंग जो डिसलोकेशन मूव करेगी तो उससे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी जब हाई फोर्सेस होंगी, ठीक है। एंड अप्लाइड टेंसाइल फोर्स, अब क्या डक्टिलिटी क्या होती है कि जब आप टेंसाइल फोर्स को अप्लाई करते हैं और मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आ जाए तो इस कॉल्ड डक्टिलिटी ऑफ दी मेटल एंड अलॉय। और मेलेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंप्रेशन ऑन एन अप्लाइड कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। जब आप अप्लाइड करेंगे कंप्रेसिव फोर्स को तो जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंप्रेशन होगी जो हम मेजर करेंगे वो क्या होगी, मेलेबिलिटी, ठीक है। दीज चेंजेस अकर व्हेन दी स्ट्रेस इज ग्रेटर देन द यील्ड स्ट्रेस। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, या चेंज शेप तभी आ सकती है जब स्ट्रेस क्या हो जाए, जब स्ट्रेस ग्रेटर देन द यील्ड स्ट्रेस हो जाए और रिलेटिवली लो टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कोल्ड वर्किंग परफॉर्म हो रहा है लो टेम्परेचर पे। और कोल्ड वर्किंग क्या है, इसमें मैकेनिकल शेपिंग दी जाती है, डिफरेंट वायर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो किस तरह से पॉसिबल होता है, लो टेम्परेचर पे हम करते हैं और जो यील्ड स्ट्रेस होती है ना उससे हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है जब आप स्ट्रेसर ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेस देंगे तभी तो उसमें मोमेंट ऑफ डिसलोकेशंस होगा ना, तभी तो वो चेंज की ना शेप। आपने हमने लैब में भी किया है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट बनाए थ्रू वायर्स, ठीक है। तो वो वायर्स क्या थे, जब हम एल बना रहे थे तो वो बेंड हो रही थी, ठीक है। हमारे पास जो थे हम एल ओ, ये जो हम बेंडिंग कर रहे थे तो ये क्या था, ये शेप दे रहे थे ना, हम अल्फ़ाबेट की शेप में उस वायर को लाए, तो वो सब एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर होता है और उसको हम इतनी स्ट्रेस देते हैं कि उस जो मेटल वो वायर जिस मेटल से बनी थी ना, कि उसकी ये स्ट्रेस से हम ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हैं तभी वो एल शेप बनता है या अदर अल्फ़ाबेट बनते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेस उसकी ये स्ट्रेस से ज़्यादा लगाते हैं तभी बेंडिंग पॉसिबल होती है, तभी शेप पॉसिबल होता है, तभी हमारे अल्फ़ाबेट बनते हैं और तभी हमें ग्रेड्स मिलते हैं। अच्छा, सच कोल्ड वर्किंग नॉट ओनली प्रोड्यूस अ चेंज इन माइक्रोस्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो सच कोल्ड वर्किंग जो होते हैं ना वो सिर्फ चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर नहीं करते, बल्कि क्या होता है, डिसलोकेशन बिकम कंसंट्रेटेड ग्रेन बाउंड्रीज। अब ग्रेन बाउंड्रीज क्या है, अब जो वो बच्चे जो कि ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे थे उनको तो नहीं पता ग्रेन बाउंड्रीज क्या है, तो लिहाजा स्टार्ट से लेके चले। ग्रेन बाउंड्रीज होती है जब दो ग्रेन्स, फॉर एग्जाम्पल ये 1 ग्रेन है, ग्रेन क्या होता है ये भी आपको नहीं पता होगा, ये मैंने सब कुछ बताया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। तो जो क्रिस्टल होता है, ईच क्रिस्टल इज कॉल्ड एज अ ग्रेन, तो ये एक ग्रेन है, ये दूसरा ग्रेन है। अब ये क्या है, ये ग्रेन बाउंड्री है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो डिसलोकेशन होती है ना वो कंसनट्रेटेड हो जाते हैं ग्रेन बाउंड्रीज पर। यहाँ पे जो डिसलोकेशन अगर यहाँ से आ रही है, आप वायर को यहाँ से बेंड कर रहे हैं या यहाँ से बेंड कर रहे हैं, तो वो डिसलोकेशन इस ग्रेन बाउंड्रीज के इर्द गिर्द क्या हो जाएंगी, कंसनट्रेटेड हो जाएंगी, ठीक है। जिसकी वजह से वो अपनी शेप को तब्दील कर लेगा, लेकिन क्या होगा, वो डिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा करेंगे, वो आपने देखा होगा ना लैब में, मुझे बनाना था, आई बनाना था, लेकिन आई जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया, फिर मैंने कहा वायर ज़ाया नहीं करती, मैं इससे एल बना लेती हूँ। फिर मैंने उससे एल बनाया, फिर एल बन गया। अच्छा, आई थिंक एक और चीज़ थी, हाँ, ओ बनाना था लेकिन ओ नहीं बना, फिर मैंने उसे सी बनाया, सी नहीं बन रहा था, फिर मैंने कहा क्यू बना लूँ। उसके बाद वो वायर ही मेरी टूट गई, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा मैंने बेंडिंग की कि आखिरकार उस वायर की इतनी कैपेसिटी नहीं रही और आखिरकार वो क्या हो गई, डीफॉर्म हो गई। तो यही बताना चाह रहे हैं कि बेंडिंग तो होती है, शेपिंग तो होती है, लेकिन वो एक हद तक होती है, ठीक है। उसके बाद वायर
ब्रेक हो जाती है, डिफॉर्मेशन आ जाती है। और जो डिफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अब हमने एल बनाया, हमने उसकी शेपिंग की उस वायर से एल की, तो यहाँ पे जब हमने वो अप्लायंस की मदद से जो है यहाँ पे जो था फ्लैट एक फ्लैट था और एक दूसरा कौन सा था, तो वो जो भी था या ठीक है, हमने एल बनाया उसकी मदद से। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो एल तो बन गया लेकिन सारी डिसलोकेशन यहाँ पे आके कंसंट्रेटेड हो गई। मतलब अब अगर आप एल से कुछ और बनाना चाहेंगे तो वो टूट जाएगा, वो सही बनेगा ही नहीं, ठीक है, डिफॉर्मेशन आ जाएगी। तो वो यही कह रहे हैं। बट ऑल्सो चेंज इन ग्रेन शेप, और ग्रेन शेप भी इसके साथ चेंज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइन ग्रेन थे तो फिब्रस ग्रेन में चले जाएंगे, ठीक है। द ग्रेन आर नो लॉन्गर इक्वेक स्ट्रक्चर, ग्रेन जो है इक्वेक स्ट्रक्चर नहीं। इक्वेक स्ट्रक्चर क्या होता है, अब आपको ये भी नहीं मालूम होगा। इक्वेक स्ट्रक्चर होता है कि आपने हर डायरेक्शन से एक क्रिस्टल है और उसको सेंटर न्यूक्लियस से आपने मेजरमेंट की और हर डायरेक्शन में सेम मेजरमेंट आ रही है, ठीक है, तो वो इक्वेक स्ट्रक्चर होता है। तो क्या हुआ, कोल्ड वर्किंग के बाद इक्वेक स्ट्रक्चर नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, मोर फिब्रस स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है मोर फिब्रस स्ट्रक्चर, ये जो बनता है ये प्रॉपर्टीज जो है अल्टर हो जाती है इससे, ठीक है। क्या हो जाता है, मोर फिब्रस स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्गर होता है और हायर वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस होती है, ठीक है। मतलब अब इसकी जो है हायर वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस फाइन ग्रेन की थी भी यही थी कि वो हार्डर था और हायर वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस थी। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा एडिशन क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग भी हो गया है, ठीक है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग भी हो गया है, मतलब इसमें इसका मतलब कि ये अब स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इसकी मजीद कोल्ड वर्किंग पॉसिबल नहीं है और इसकी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी भी डिक्रीज हो गई है। द डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी इज डिक्रीज बिकॉज द पोटेंशियल कोल्ड वर्किंग रिड्यूसेस। सारी बात जो मैंने अभी वायर का आपको समझाया ना कि वो डिसलोकेशन ग्रेन बाउंड्री पे जो कंसंट्रेटेड हो जाती है, तो अब अगर आपने एल बनाया, अब उसको आई बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सही नहीं बनेगा और आखिरकार वो डिफॉर्म हो जाएगा। क्यों सही नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी डक्टिलिटी मेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जितनी कोल्ड वर्किंग होनी थी वो हो गई, अब कम होगी, और कम होगी अगर आप फिर भी करने की कोशिश करेंगे तो एट द एंड वो ब्रेक हो जाएगा। कोल्ड वर्किंग इज सम टाइम रेफर टू एज वर्क हार्डनिंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, कोल्ड वर्किंग को क्यों कहते हैं, इसको क्यों रेफर करते हैं कि ये वर्क हार्डनिंग है, वाई, क्योंकि ये जो है इफेक्ट कर रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से, देखें ये स्ट्रॉन्ग हो गया है ना, पहले ये स्ट्रॉन्ग नहीं था, पहले ये क्या था, ये सिर्फ हार्ड था और हाई वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस थी। आप इसको बेंड भी कर रहे थे, मैकेनिकल शेपिंग भी दे रहे थे, लेकिन जैसे आपने कोल्ड वर्किंग में मैकेनिकल शेपिंग दी, एल फॉर एग्जाम्पल आपने एल शेप दिया, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद आप उसको दूसरी फॉर्म में तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो डीफॉर्म हो जाएगा। तो मतलब एक स्ट्रॉन्गर वाली एक प्रॉपर्टी आ गई ना, तो इस वजह से कह रहे हैं कि वर्क हार्डनिंग, मतलब ये हार्डनिंग की तरफ जाता है कि कोल्ड वर्किंग एक वर्क हार्डनिंग है, मतलब आपका काम बहुत सख्त हो गया है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गई है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर आप ये कोल्ड वर्किंग एलिवेटेड टेम्परेचर पर करेंगे तो इट्स पॉसिबल फॉर द मेटल ऑब्जेक्ट टू चेंज शेप। फिर क्या होगी, अगर आप एलिवेटेड टेम्परेचर पर करेंगे तो मेटल की जो है शेप चेंज होगी विदाउट एनी अल्ट्रेशन इन ग्रेन शेप एंड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देखें, इसमें सिर्फ शेप चेंज होगी। अगर आप एलिवेटेड टेम्परेचर पर कोल्ड वर्किंग करते हैं तो जस्ट चेंज शेप होगी, ठीक है, कोई ग्रेन शेप नहीं। ग्रेन जो शेप होती है जैसे इक्विएक्स से वो फिब्रस में चला गया था, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है। और जब वो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होगी। तो ये आपने याद रखना है, ये वाला पॉइंट। द टेम्परेचर बेलो विच वर्क हार्डनिंग इज पॉसिबल। अच्छा, अब ये जो वर्क हार्डनिंग जो ऊपर मैंने बताया था कि मोर फिब्रस स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, और इसको जो है वर्क हार्डनिंग कहते हैं। तो ये वर्क हार्डनिंग कौन सा टेम्परेचर पॉसिबल होती है, तो द टेम्परेचर वो टेम्परेचर जो कि बेलो विच वर्क हार्डनिंग इज पॉसिबल, जहाँ पे क्या होती है, वर्क हार्डनिंग पॉसिबल होती है, मतलब कि वो कोल्ड वर्किंग के थ्रू फिब्रस स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाना और फिर मैकेनिकल बॉडीज चेंज हो जाना, सो इसको वर्क हार्डनिंग कहते हैं। तो वो कौन सा टेम्परेचर है कि वहाँ पे वर्क हार्डनिंग पॉसिबल होती है, वो होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये बात याद रखनी है कि ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे जो है हमारी वर्क हार्डनिंग पॉसिबल है, ठीक है। द टेम्परेचर बेलो विच वर्क हार्डनिंग इज पॉसिबल, इसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, तो ये समझ आ गया आपको कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है। एलिवेटेड टेम्परेचर पर करेंगे तो जस्ट चेंज शेप होगी, ठीक है, ग्रेन शेप चेंज नहीं होगी, जिससे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। और अगर हम इस एलिवेटेड टेम्परेचर से, ठीक है, बेलो वर्क हार्डनिंग
मतलब इस एलिवेटेड टेम्परेचर से अगर हम कोल्ड वर्किंग करें इसके नीचे, तो क्या होगी, वर्क हार्डनिंग पॉसिबल होगी। वर्क हार्डनिंग पॉसिबल मतलब कि क्या होगा, अल्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है। मोर एलिवेटेड टेम्परेचर से बैलो अगर हम हीट करें, सॉरी कोल्ड वर्किंग परफॉर्म करें, सो इस कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद क्या है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं अब कोल्ड वर्किंग की, कि किस तरह से हम कोल्ड वर्किंग में इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वायर्स बनाने में। जैसे एलॉय इज़ फोर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ सर्कुलर डाइस of gradually decreasing diameter. The resultant fibrous grain structure is responsible for the special springy properties possessed by most wire. यही बताया ना कि fibrous grain structure की वजह से हम उसको bend कर सकते हैं, springy properties देता है ये most wire को। The bending of the wire and clasp during the construction and alteration of appliance। अच्छा, जो bending करते हैं हम wires की, या जो clasp अभी हमने बनाए भी हैं, ठीक है, हमारे लैब में बनवाए भी गए और बेंडिंग वायर्स भी हम कर चुके हैं। तो ये जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं या अल्ट्रेशन ऑफ अप्लायंस में होते हैं, तो ये सब इसी के बदौलत, कोल्ड वर्किंग की बदौलत ही पॉसिबल हो पाता है। द स्वैगिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील डेंचर बेसिस, ठीक है, ये भी एक यूज़ आता है। ये भी आप आगे जो चैप्टर है इसका स्टेनलेस स्टील एलॉय का, उसमें आपको अच्छे समझ आएगा। सिंस मेटल एलॉय है फाइनाइट वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी मेलेबिलिटी, तो आपको क्या समझ आया कि मेटल एलॉय का क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू होती है किसकी, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी। इसका मतलब कि इनके पास क्या होगी, एक लिमिट होगी। मेटल एलॉय की एक लिमिट होती है कि आप कोल्ड वर्किंग कर सके। जैसे मैंने अभी बताया कि वायर को जब मैंने बहुत ज़्यादा बेंडिंग की तो क्या वो टूट गई, क्योंकि उस मेटल एलॉय की एक लिमिट होती है यार कि आप कोल्ड वर्किंग परफॉर्म कर सके। ठीक है, इस वजह से कह रहे हैं कि हर मेटल एलॉय की एक फाइनाइट वैल्यू होती है डक्टिलिटी की और मेलेबिलिटी की। देयर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्किंग विच कैन बी कैरिड आउट। ठीक है, अटेम्प्ट टू कैरी आउट फर्दर कोल्ड वर्किंग, अगर आप फर्दर कोल्ड वर्किंग करने की कोशिश करेंगे उस लिमिट्स से आगे, बियॉन्ड दिस लिमिट मे रिजल्ट इन फ्रैक्चर, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। जैसे कि वो डिफॉर्म हो जाएगा, टूट जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जैसे मैंने कहा कि जब मैंने बैंड की वायर को ट्विस्ट और थ्रिस्ट टाइम्स, देन इट्स अ फ्रैक्चर अकर। ठीक है, तो फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, जैसे कि अब ये क्या दिया हुआ है आपको, मैकेनिकल वर्क कैरिड आउट अ सैंपल ऑफ मेटल एलॉय। अब ये मैकेनिकल वर्क हो रहा है, आई मीन कोल्ड वर्किंग का बता रहे हैं। बेलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर प्रोड्यूस अ फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ए में देखें, ये देखें फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर स्प्रिंगली लाइक है ना। तो ये हमने क्या किया, जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर था ना, कि बेलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से हमने जब नीचे इसको काम किया तो हमारे पास फिब्रस ग्रेन स्ट्रक्चर आया। और बी में देखिए अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जब हमने क्या किया, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से अबव काम करना शुरू किया, कोल्ड वर्किंग करना